हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और जैसे आपको पता है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कि मैं बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है तो उसको आसान शब्दों में आपके तक पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। और पूरे हिंदी में ही इसको वीडियो को बनाया जाता है ताकि ज़्यादा लोगों को समझ में आए और बहुत आसान तरीके से समझ में आए। तो आज हम उसी चीज़ को बात करेंगे जिसके लिए मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है आज के डेट में, और जैसे यूएसए की कुछ बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स कर गए हैं, तो हम लोगों के सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा आज की डेट में कि जब यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में है जहाँ पर इतने सारे कंट्रोल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, काफ़ी सारे सुपरविजन है उनकी सेंट्रल बैंक की तरफ से, और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रेन उसमें लगे हुए हैं। अगर वहाँ पर इतनी बड़े बड़े बैंक्स अगर फेल हो सकते हैं तो क्या हमारी बैंक सुरक्षित है? क्या हमारा जो पैसा है बैंकों में जो क्या वो सुरक्षित है? तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आना बहुत लाजमी है और हम इसके बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हमें किस किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारे इंडिया में भी ऐसे सेम सिचुएशन आ सकती है, और हम अगर आ जाता है तो क्या कंसिक्वेंस होती है, और इस पे हमारे लिए बेसिकली हम अपने रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूं कि रिसेंटली अभी इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल बैंकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, और जो इंटरनेशनल यूएसए के जो बैंक्स कुछ कोलैप्स कर गए हैं, जो सिलिकॉन वैली बैंक्स हो गया, रिपब्लिकन बैंक हो गया, सिग्नेचर बैंक हो गया, वो तीनों बैंक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गवर्नमेंट्स की सपोर्ट की वजह से और उसी के चक्कर में उनका जो है उसकी सब बेसिस पे वो गम बैंक सभी कोलैप्स होने से बाल बाल बच गए हैं। और उसके थोड़ी देर बाद ही यूरोप में भी, स्विट्जरलैंड में भी एक बहुत बड़ा बैंक है जो कि 160 ईयर्स ओल्ड बैंक था, जो था क्रेडिट स्विस जो था, वो भी कोलैप्स होने के कगार में था। $54 बिलियन का सपोर्ट दिया उनके सेंट्रल बैंक्स ने, और फाइनली जस्ट एक दो दिन पहले ही है वहीं का ही एक बहुत बड़ा बैंक है यूबीएस बैंक जो है, उसने क्रेडिट स्विस को परचेज करने के लिए डिसीजन ले लिया। तो मतलब उसको भी काफ़ी मुश्किल सिचुएशन से उसको उभारने के लिए गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बाद यूबीएस बैंक ने क्रेडिट स्विस को टेक ओवर करने के लिए डिसीजन ले लिया। तो अभी हमको देखना है कि इंडिया में जो हम लोगों की जो पैसा है जो बैंकों में होता है, और सारे लोगों का ये बिलीव है कि जब हमारे पास कोई सरप्लस पैसा होता है तो हम कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सबसे हाईएस्ट प्राधान्य में जो हमारा आता है कि हम अगर बैंक में अगर अपने पैसे को रखा है तो वो ज़्यादा सुरक्षित बना जाता है। बट ये सब इंसिडेंट देखने के बाद, सुनने के बाद, ये हमें किसी को भी डर लगेगा कि क्या मेरा पैसा सुरक्षित है जो मैं किसी भी बैंक में रखा हूँ, तो क्या ये क्या सुरक्षित है? तो ये जो है सबके माइंड में अभी आज की डेट में आ रहा है। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना है, तो जो की फैक्टर्स हमें हेल्प करेगा कि इस चीज़ को समझने के लिए कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा कि कभी भी अगर इंडिया में बैंक की कोलैप्स होता है, किसी भी बैंक की अगर कोलैप्स हो जाती है, जो पास्ट में हुआ है हमारा, जैसे कि हमारी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके बाद फिर जो है यस बैंक में प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद पीएमसी बैंक में प्रॉब्लम हुआ, बैंक ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र का जो, उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था। तो इन तीनों सिचुएशंस में क्या होता है कि आरबीआई इमीडिएटली इंटरवेन करता है, और आरबीआई कुछ दिन के लिए एक मोरेटोरियम पीरियड क्रिएट करता है कि मतलब जिस पीरियड में आप बैंक से कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो उस जो टाइम है, वो जो थोड़ा सा टाइम जो होता है, उसमें जो डिपोजिटर्स होते हैं, जो जिसका अकाउंट्स उस बैंक में होता है, तो उनको इनकन्वीनियंट होता है उस केस में। और मोरेटोरियम पीरियड के बाद इमीडिएटली फिर उसमें से आपका जो अकाउंट होल्डर होते हैं उनको पैसा विड्रॉ करने के लिए अलाउ किया जाता है। सेम प्रोसेस अभी रिसेंटली येस बैंक में भी किया गया था। तो मोरेटोरियम पीरियड के बाद आरबीआई किसी ना किसी दूसरे बैंकों को बोलता है कि आप इस बैंक को टेक ओवर कर लो या इस बैंक को बचा लो किस तरीके से। येस बैंक में भी वही हुआ था, एसबीआई आके इसको टेक ओवर किया था, और काफ़ी सारे बैंक्स जो हमारे थे, सारे बैंक्स ने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के येस बैंक को रेस्क्यू कर लिया था। तो हमें अभी देखना है कि जो क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। आरबीआई बीच बीच में अनाउंस करता है कि हमारे इंडिया में कौन कौन सा बैंक जो है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। तो उसने 3 बैंक का नाम अनाउंस किया हुआ इसमें।
तो इस बैंक को हम क्या बोलते हैं कि टू लार्ज टू फॉल। टू लार्ज टू फॉल मतलब ये बैंक इतना बड़ा है कि इनको फॉल होने नहीं दिया जाएगा, किसी भी कंडीशन में फॉल होने नहीं दिया जाएगा। टू लार्ज टू फॉल, सो दैट दे आर नोन एज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। SIB बोलते हैं उनको, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो अभी RBI ने 3 बैंक को अनाउंस किया है इंडिया में कि ये तीनों बैंक को तो किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि उनकी अगर फॉल हो जाएंगे तो हमारा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा, हमारे फाइनेंशियल मार्केट में टर्मोइल आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया में। ये कौन सा 3 बैंक है? तो SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक। ये तीनों हमारा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है आज की डेट में इंडिया में। तो अगर यहाँ आपका अगर पैसा है तो डेफिनेटली आप मोर सिक्योर्ड है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। तो पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि आपको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में ही पैसा रखना है, ना कि कई नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में रखना है। तो जो बड़े बड़े हमारे बैंक सारे जो है PSU बैंक्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, ये सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है। और PSU बैंक्स में अगर आप पैसा रख रहे हैं और बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर पैसा रख रहे हैं तो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा सेफर है एज कम्पेयर टू न्यू बैंक्स और अननोन बैंक और स्मॉल बैंक से। तीसरा है, एक नए कैटेगरी का बैंक आजकल बन गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक करके भी एक कैटेगरी बना है। ये बैंक सब नए नए बने हैं, अभी कुछ बनाने हैं, लेकिन ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुई नहीं है आज की डेट में स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई कोलैप्स हो गया, बंद हो गया, ऐसा कोई हुआ नहीं है। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आप अगर पैसा रख रहे हैं तो आपको अपना पूरा पैसा वहाँ नहीं रखना चाहिए। आपको 10%, 15%, 20% आप वहाँ रख सकते हैं। तो मैं आपको 10%, 15%, 20% रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले जो फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट देते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है PSU बैंक से और प्राइवेट सेक्टर बैंक से। बट आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है करके अगर आपने अपनी पूरी की पूरी पैसा अगर ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में रख दिया तो कभी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है देन इट विल बी वेरी बिग डिजास्टर्स फॉर यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कोऑपरेटिव बैंक में आपको पैसा नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में कोऑपरेटिव बैंक में नहीं रखना चाहिए। पास्ट में भी इंडिया में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स कोलैप्स हुए हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स की जो मैनेजमेंट और जो उसकी जो स्ट्रक्चर जिस तरह से होता है तो वहाँ पर कोलैप्स होने का और फेल होने का चांसेस है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक सारे खराब हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे कोऑपरेटिव बैंक्स भी इंडिया में हैं। बट जब हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जब इंटरनेशनली इतने सारे बड़े बैंक्स कोलैप्स हो सकते हैं तो हमें प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। इसी संदर्भ में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स में आपको बहुत पैसा नहीं रखना है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में भी जो है आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको अपना पैसा को जो है मल्टीपल बैंक्स में रखना है। एक सिंगल बैंक में आपको सारे फिक्स्ड डिपॉजिट और नहीं रखना है, आपको मल्टीपल बैंक्स में रखना है। क्योंकि गवर्नमेंट का एक डिपॉजिट इंश्योरेंस करके कंसेप्ट है, जिसमें कि आपका अगर पैसा जो बैंक में है उसमें 5 लाख रुपया तक जो है, अगर बैंक डूब जाता है, बैंक में कुछ प्रॉब्लम होता है तो 5 लाख रुपया तक जो है आपका पैसा सिक्योर्ड है। लेकिन आप अगर किसी पर्टिकुलर बैंक के अलग अलग ब्रांचेस में अगर आपने पैसा रखे हैं तब भी आपका जो है वो 5 लाख ही सिक्योर्ड माना जाएगा। अगर आपने किसी बैंक में सेविंग अकाउंट्स पे पैसा है, फिक्स्ड डिपॉजिट पे पैसा है, रिकरिंग डिपॉजिट पे पैसा है, चाहे कितना भी पैसा हो, सारे मिला के आपका 5 लाख ही माना जाएगा, आपका सिक्योर्ड माना जाएगा। तो इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे, अलग अलग लोगों के नाम पे पैसा रख सकते हैं। जितने अलग अलग लोगों के साथ नाम के नाम रखेंगे और जितने अलग अलग बैंक्स में आप रखेंगे तो आपका पैसा उतना सिक्योर्ड होगा इन केस ऑफ कोलैप्स, अगर बैंक कोलैप्स हो जाता है तो। क्योंकि हर बैंक हर पर्सन के नाम पे 5-5 लाख रुपए का सिक्योर्ड इसमें है। तो ये सारे जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हमारी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्रीज आज के डेट में बहुत स्ट्रांग है, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बट एज ए इंडिविजुअल हम लोगों को सतर्क रहना है, हम अपना रिस्क को मैनेजमेंट करके चलना है। हम ऐसा सिचुएशन को अपने ऊपर नहीं लेके आना है जिसमें कि बाद में हम पछताएं कि ऐसे कुछ गलत डिसीजंस लेके। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। और मैं ये समझता हूँ कि आपको जो मैंने आपको इनपुट दिया है, जो आपको बताया है कि अगर बैंक में हम कैसे अपना पैसे को रख सकते हैं, क्या थोड़ा प्लानिंग कर सकते हैं, क्या चीज़ को ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा लार्ज इंटरेस्ट मिल रहा है करके आपको बहुत ज़्यादा ल्यूर नहीं होना है। बहुत सारे बैंक्स कभी कभी मिस सेलिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट को और उसमें आपको हायर इंटरेस्ट देने की भी लालच दिया जाता है। तो ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है। तो आपको अपना एक कंजर्वेटिव तरीके से चलना है और अच्छे बैंक्स में पैसा रखिए, अपने मल्टीपल बैंक्स में रखिए और अपने पैसे को सिक्योर रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और मैं समझता हूँ कि आपको ये जो मेरी जानकारी है काफ़ी यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे फिर दूसरा कोई वीडियो फिर आपको बना के लाऊंगा। थैंक यू। नमस्कार।